हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। अ वेरी गुड इवनिंग, होप आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडेज थ्योरी इज इमेजराइजिंग ग्रोथ। इमेजराइजिंग ग्रोथ क्या है ये हम समझेंगे। इससे पहले हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड को स्टडी किया। होप आपको वो जो है क्लास जो लेक्चर है वो ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। सो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड पर ही डिपेंड करता है। तो क्या है इमेजराइजिंग ग्रोथ जो है उसको हम स्टडी करेंगे। सो ये हम पहले इसको एक थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे एंड देन फिर इस फिगर की मदद से हम इस ग्रोथ के पैटर्न को हम समझेंगे कि एक्चुअल में व्हाट इज इमेजराइजिंग ग्रोथ, हाउ डज इट टेक प्लेस। तो इमेजराइजिंग ग्रोथ जो है वो एक तरीके का जो है ग्रोथ का पैटर्न है। हालांकि ये जो थ्योरी है ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, या कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, या कहें इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंसेस। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है। सो इमेजराइजिंग ग्रोथ का जो क्वेश्चन है ये भी आपका यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, यूपीएससी एंड टर्म एग्जामिनेशंस में ये रिपीट होता है। आपने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में इसको ज़रूर देखा होगा, ठीक है। व्हाट इज इमेजराइजिंग ग्रोथ, यूपीएससी से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे इंटरनेट पर जहां पर थ्योरी ऑफ इमेजराइजिंग ग्रोथ पर बात की गई है। बट ये होता कैसे है, ठीक है, उसको हम सेकेंड स्टेप में जानेंगे। फर्स्ट हम इसका एक बेसिक एक इंट्रोडक्शन लेंगे। सो व्हाट इज एक्चुअली थ्योरी ऑफ इमेजराइजिंग ग्रोथ, क्या है थ्योरी ऑफ इमेजराइजिंग ग्रोथ। थ्योरी ऑफ इमेजराइजिंग ग्रोथ जो है ये जो थ्योरी है इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर जगदीश भगवती इन 1958, जो कि जगदीश भगवती जो हैं इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने इसको 1958 में इस थ्योरी को दिया। सो उससे पहले ये जो घटनाक्रम है, बैकग्राउंड में थोड़ा जाएं हम हिस्टोरिकल इसके बैकग्राउंड में, तो हम पाएंगे कि माल्थस ने सबसे पहले 1798 में इस प्रॉब्लम को, इस इशू को एड्रेस किया कि एक ग्रोथ का एक काइंड ऑफ ग्रोथ पैटर्न है, ठीक है। और फिर उस चीज़ को आगे रिकार्डो ने फिर इसको कैरी फॉरवर्ड किया 1821 में। फिर आगे ये आइडिया जो है इस पर और लोग एड्रेस करते हैं जिनमें मार्क्स भी थे। सो मार्क्स ने 1867 में इस चीज़ को एड्रेस किया, ठीक है। फिर फाइनली 1958 में जगदीश भगवती ने इस पर लंबा चौड़ा काम किया एंड देन ही प्रूव्ड दैट देयर इज अ ग्रोथ पैटर्न which actually takes place when it takes place despite you have positive growth in your इकॉनमी, बट उसके बावजूद भी, आपके ग्रोथ होने के बावजूद भी, आपका रियल जीडीपी बढ़ रहा है, बट उसके बावजूद भी होता क्या है कि आपका वेलफेयर जो है इकॉनमी में, या परचेजिंग पावर जो है, या तो वो रुक जाती है, स्टैग्नेंट कर जाती है, या फिर वो और ज़्यादा डिटीरियोरेट करती है या डिक्लाइन कर जाती है। सो इस तरीके की ग्रोथ को ही हम दिस काइंड ऑफ ग्रोथ पैटर्न इज कॉल्ड इमेजराइजिंग ग्रोथ। ये इमेजराइजिंग ग्रोथ होती है। तो इस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2009 से और 2014 तक एक रिसर्च कंडक्ट होती है यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पर देखा गया है कि उनका 8% का जो रियल जीडीपी है उसमें ग्रोथ नोटिस की जा रही है, बट उसके बावजूद भी जो पॉवर्टी लेवल है, जो पॉवर्टी इंसिडेंस है, मतलब गरीबी रेखा जो है, वो 15% से घट नहीं रही है। मतलब वो ये एक जगह आकर के रुक गई है। मतलब पॉवर्टी को हटाने में इस ग्रोथ का कोई भी रोल नहीं है। ये एक तरीके का ऐसा ग्रोथ है जहां पर आपका प्रोडक्शन हो रहा है एंड यू आर काउंटिंग योर ग्रोथ। आपका जो जीडीपी है वो बढ़त है, उसमें आप बढ़त नोटिस कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी वेलफेयर नहीं हो रहा है इकॉनमी में। जो परचेजिंग पावर है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी उसके विपरीत जाकर के परचेजिंग पावर और ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा है। तो इस तरीके का जो ग्रोथ है वो कहलाता है इमेजराइजिंग ग्रोथ। नाउ the process of economic growth may bring about an increase in level of output in the growing economy, and the wealth effect may even be positive, but the deterioration in the terms of trade may be so large it more than the offset the positive wealth effect. अब देखिए यहाँ होता क्या है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, जब हमारा इंपोर्ट जो है, जो इंपोर्टेबल जो कमोडिटीज हैं, जो गुड्स हैं, आर more valuable than the exportable
कमोडिटीज या गुड्स। तो होता क्या है, जब हमें एक्सपोर्ट से कम पैसा हम कमा रहे हैं बट इंपोर्ट के लिए हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो वो क्या है, डिटीरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड है। तो इस तरीके का जो ग्रोथ है, मीन्स आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं बट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी उतनी कीमत नहीं मिल रही है। तो ये आपकी जीडीपी में तो दर्ज हो रहा है बट उसके बावजूद भी आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो डिटीरियोरेट कर रहा है, और उसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल कंडीशन ऑफ इकॉनमी है वो क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। हमारा पैसा, हमारा जो वेल्थ है वो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का ग्रोथ होता है जहां पर आपका परचेजिंग पावर नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे इंडिया जो है, मान लीजिए सपोज कि वो एग्रीकल्चर गुड्स को इंटरनेशनल बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि बहुत सारी कंट्रीज उसको बेच रही हैं बाज़ार में, तो वहाँ क्या होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा। तो उसकी वजह से उसका जो प्राइस है आपको कम रखना पड़ेगा, और जब कम प्राइस आप रखेंगे तो आपका प्रोडक्शन में तो वो गिना जा रहा है बट बाजार में उसकी उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है। या फिर मान लीजिए कि ओवरऑल डिमांड घट गई है एग्रीकल्चर गुड्स की, तो अब भी ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये घटना बन सकती है। अब आपने प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं बट उसका वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है, बट दूसरी तरफ से जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो इंपोर्टेबल कमोडिटीज़ हैं विच आर बीइंग इंपोर्टेड, तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पर आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। मीन्स उसमें कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या करता है, डायरेक्टली इट अफेक्ट्स दी ग्रोथ पैटर्न। तो ये ग्रोथ का पैटर्न इस तरीके का हो जाता है जहाँ पर आपकी जीडीपी इंक्रीज कर रही है बट उसके बावजूद भी हमारा वेलफेयर स्टेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि कैसे काम करता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, सो व्हाई डज डिटीरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड affect welfare state of an economy? So deterioration in a country's terms of trade can negatively impact its welfare state in a number of ways including decrease national wealth. National wealth कैसे decrease होती है, आपको पता लग गया कि जब आपका जो importable commodities हैं are more valuable than the exportable commodities. उसके बाद expensive imports, तो expensive सीधा मतलब है, दोनों का यही बात है, सेम मतलब है। रिड्यूस द परचेजिंग पावर, अब परचेजिंग पावर रिड्यूस तो होगी ही जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं बट उससे क्या हो रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, मीन्स ग्रोथ हो रही है बट उसके बावजूद भी वेलफेयर नहीं हो रहा है, बिकॉज आपका जो इंपोर्टेबल कमोडिटीज़ हैं वो ज़्यादा उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है। तो वेल्थ, ओवरऑल जो नेशन का वेल्थ है वो घट रहा है। सो रिसोर्सेज का शिफ्ट हो रहा है। अब मान लीजिए कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज बना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और कुछ समय बाद जो है उनका डिमांड जो है बहुत कम हो जाता है, तो आपके रिसोर्सेज जो हैं वो शिफ्ट होंगे, और उस रिसोर्सेज के शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा कि ए डिटीरियोरेशन इन ए कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड कैन, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसकी वजह से रिसोर्सेज शिफ्ट हो जाते हैं, और जब रिसोर्सेज शिफ्ट होंगे तो उससे क्या होगा कि जो इकॉनमी है उसमें क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम होगा, इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज आपको नई प्रोडक्शन करने के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है डायरेक्टली जो है रिस्पॉन्सिबल है इमेज राइजिंग ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पर इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं बहुत सिंपल अजम्पशंस हैं ये। अजम्पशंस हमारी हैं कुछ 8 अजम्पशंस हैं। देयर आर 2 कंट्रीज, तो 2 कंट्री हैं, मान लीजिए हमने एज्यूम कर लिया कि 2 कंट्री हैं, कंट्री ए है, कंट्री बी है, ठीक है, आपस में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रही हैं। द होम कंट्री एक्सपीरियंसेस ग्रोथ वाइल द अदर कंट्री इज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी ग्रोथ इन इज रियल आउटपुट। मतलब कि जो एक कंट्री ग्रोथ कर रही है बिकॉज वो आपको इंपोर्ट कर रही है, मान लीजिए कि कंट्री ए आपको इंपोर्ट कर रही है और कंट्री बी आप खुद हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कंट्री जो इंपोर्ट आप जिसका सामान कर रहे हैं उसको आप ज़्यादा आप पैसा पे कर रहे हैं, बट हमें जो है वो एक्सपोर्ट के बदले उतना पैसा नहीं मिल रहा है। सो द होम कंट्री एक्सपीरियंसेस ग्रोथ वाइल द अदर कंट्री इज नॉट एक्सपीरियंसिंग। सो देयर आर 2 कमोडिटीज। 2 कमोडिटीज का मतलब है कि एक एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, एक
जो है एक इंपोर्टेबल है। सो एक्स कमोडिटी इज द एक्सपोर्टेबल कमोडिटी ऑफ कंट्री ए, वेयर एज वाई इज इट्स इज इंपोर्टेबल कमोडिटी। तो ए जो है एक्स जो है एक्सपोर्टेबल है एंड वाई एक्स कमोडिटी इज द एक्सपोर्टेबल कमोडिटी एंड वाई जो है वो इंपोर्टेबल कमोडिटी है। सो देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज, मतलब आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हमने जो जो रिसोर्सेज हैं वो एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जितना एम्प्लॉयमेंट है वो सारा एंगेज्ड है और रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, जितना भी रिसोर्सेज है उसको आप ऑप्टिमल यूटिलाइज कर रहे हैं। सो द टेक्निकल प्रोग्रेस इज न्यूट्रल, टेक्निकल जो है प्रोग्रेस कांस्टेंट है। सो द seventh one is this, the growth results in an expansion in the supply of abundant factors से लेबर, मतलब लेबर जो है वो abundant है, मतलब लेबर की हमारे पास कमी नहीं है। so the growth results in an expansion in the supply of abundant factor से लेबर। productive factors are mobile between the two countries। so productive factors मतलब कि जो लेबर जो हमारी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो क्या है, मोबाइल है। मोबाइल मतलब उनके ऊपर कोई मोबिलिटी पे उनकी कोई पाबंदी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर मोबाइल बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, तो ये हमारी कुछ 8 अजम्पशंस हैं। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे इस फिगर के थ्रू, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल, इस फिगर के थ्रू हम इसका ये चीज़ एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में ये टेक्निकली कैसे काम करता है, कैसे ये घटना घटती है। करेक्ट। नाउ अजम्पशंस हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं इस फिगर के बारे में कि इमेजराइजिंग ग्रोथ जो है वो कैसे जो है काम करती है। इस फिगर के थ्रू जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, एक दूसरी जो है, मतलब 2 कमोडिटीज़ हैं, 2 ही हमारी कंट्री हैं, उनके बीच में व्यापार है और कमोडिटी एक्स जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही है जिसे हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखा है। दूसरी तरफ जो है कमोडिटी वाई है जो कि वर्टिकल एक्सिस पे है, ठीक है, जो कि इंपोर्ट की जा रही है। अच्छा, इस फिगर में ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स देखने में थोड़ा लग रहा होगा, बट इतना है नहीं कुछ भी। मैं अभी सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा तो एक के बाद एक जो है आपको चीज़ें आने लगेंगी समझ में। सो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारा इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है A1 से लेकर के A1 तक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको ऊपर थ्योरी में कि जब ग्रोथ होगी, जब जीडीपी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है अपवर्ड शिफ्ट करता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी कॉमन सी एक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जब दूसरा जब ग्रोथ होती है तो जब नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है तो A1 से लेकर के वो शिफ्ट कर जाता है A2 पर, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा बढ़ा हुआ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। उसके बाद फिर जब नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगा तो नई इक्विलिब्रियम, नया कंजप्शन, नया टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर T1 जो है ये हमारा इनिशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है कंट्री A एंड कंट्री B के बीच में। उसी तरीके से जब हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व A1 से A2 पर शिफ्ट करेगा तो नया टर्म्स ऑफ ट्रेड भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंट्री A और कंट्री बीच के दोनों कंट्री के बीच में टर्म्स ऑफ ट्रेड T1 से शिफ्ट हो करके T2 पर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे, पहले हम इसको स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं कि जो इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या कहता है। जब A से लेकर के A1 तक जो हमारा है इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, स्टार्टिंग में हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है A से लेकर के A1 तक, जिसमें हमारा इनिशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड कंट्री A एंड कंट्री B के बीच में T1 है। अब इस T1 पे क्या होता है, देखिए यहाँ T1 पे क्या होता है कि जब हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड कंट्री A और कंट्री B के बीच में है तो हमारी जो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है वो B से लेकर के P तक है, ठीक है। B से लेकर के P तक हमने कमोडिटी X को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। और उसी जगह पर फिर यहाँ पे P से लेकर के C1 तक ये हमारा क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। मतलब जो कमोडिटी Y है वो कितना इंपोर्ट हो रहा है, P से लेकर के यहाँ C1 तक, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें
जो 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 इंडिफरेंस कर्व है, मतलब जो कंज्यूमर है वो उसका इक्विलिब्रियम बना I2 पर, मतलब इस पॉइंट पर ए से लेकर के A1 तक हमारा इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, फिर उस पर हमने ड्रॉ किया T1 दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनिशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। उस टर्म्स ऑफ ट्रेड के हिसाब से कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में क्या हो रहा है, कमोडिटी एक्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है और कमोडिटी वाई को इंपोर्ट किया जा रहा है। तो कमोडिटी एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो बी से लेकर के पी तक हमने उसको एक्सपोर्ट किया, फिर वाई जो कमोडिटी है उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं पी से लेकर के C1 तक। अब होता क्या है कि यहां पर हमारा I2 ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया हमारा, ठीक है, मतलब कि इंडिफरेंस कर्व हो गया। तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो इतना कंज्यूम कर रहा है, उसकी कंजप्शन जो है वो यहां पर है इस पॉइंट पर। अब देखिए अब क्या होगा, जब हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, ज्यादा एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब वो अपवर्ड शिफ्ट होगा तो यहां से उठ करके ये A1 से A2 पर चला जाएगा। जब A2 पर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट करेगा तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब सारे इक्विलिब्रियम इनिशियल हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे थे वो सारे चेंज हो जाएंगे, चेंज होंगे T1 से। अब हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो शिफ्ट हो गया T2 पर। जब ये T2 पर शिफ्ट होगा तो देखिए यहां पर हमारी जो कमोडिटी एक्स है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी में बढ़त हमें नोटिस करने को मिलेगी। अब जो BP था एक्सपोर्ट कमोडिटी जो हम कर रहे थे एक्स, वो बढ़ करके हो जाएगा B1 से P1 तक। ये देखिए यहां पर आपको ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, यही ये डायग्राम ये फिगर हमें बता रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है सॉरी एक्सपोर्ट हम ज्यादा करने लगे बट इंपोर्ट हमने घटा दिया। इंपोर्ट घट गया क्योंकि अब हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारा यहां पर करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब घाटे में चला गया है, मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो डिटीरियोरेट हो रहा है, ठीक है, डिक्लाइन कर रहा है। मतलब कि जो यहां पर इंपोर्टेबल कमोडिटी वाई है उसकी कीमत जो है एक्सपोर्टेबल कमोडिटी एक्स से अधिक हो गई है। इसलिए हमें इक्विलिब्रियम बनाते हुए क्या होगा, हमारा जो इंपोर्टेबल कमोडिटी वाई है उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी को हमें रिड्यूस करना होगा, घटाना होगा। तो वो डिक्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, P1 से वो हो जाएगी C2 पर। पहले देखिए बढ़ी हुई थी, यहां पे थी, अब ये घट करके इस पॉइंट पर आ गई, यहां से ये आ गई यहां पर शिफ्ट कर गई। अब हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो I2 से शिफ्ट हो जाएगा I1 पर, ठीक है जी। तो ये इस टर्म्स ऑफ ट्रेड पे आप देखेंगे, ये देखिए यहां पर I2 से ये शिफ्ट हो गया, इनिशियल इंडिफरेंस कर्व से ये I1 पर शिफ्ट हो गया, नए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर, नए टर्म्स ऑफ ट्रेड पर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमने थ्योरी में स्टडी किया कि जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी जब हम जीडीपी में बढ़त नोटिस कर रहे हैं उसके बावजूद भी परचेजिंग पावर घट रही है। कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है, मतलब कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है वो घट करके इससे I2 से I1 पर आ गया इंडिफरेंस कर्व। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो परचेजिंग पावर है, मतलब कि जो सोशल वेलफेयर है वो क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। और ये डायरेक्टली किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड के डिटीरियोरेट होने की वजह से हो रहा है। और टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटीरियोरेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी इंपोर्टेबल जो कमोडिटी है इज मोर वैल्यूएबल देन एक्सपोर्टेबल कमोडिटी दैट इज कमोडिटी एक्स। तो इतनी सी इसमें सिर्फ बात है, बाकी इसमें कुछ भी जो है कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये मैंने सारा आपको समझा दिया है, होप आपको ये सारी थ्योरी समझ आई होगी, ठीक है। और ये चीज़ सारी जो है आप पढ़ सकते हैं, ये भी सब वही चीज़ है, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है। और ये आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें स्टेटमेंट्स कुछ दी गई हैं फिगर के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी जो इसका जो
सारा जो इसका निचोड़ था वो सारा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इस फिगर में इसके अलावा और कुछ नहीं है। होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।